बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मोदी की गारंटी का जिक्र बार बार किया गया है। भविष्य के लिए, भविष्य के भारत के लिए एक विजन भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है 10 साल तक सरकार चलाने के बाद। वो जो फैक्टर था कि आखिर अब बीजेपी ने आने वाले समय में वो कौन सी बड़ी चुनौती ली है जो कि उनके मैनिफेस्टो में है, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। दूसरा, ओलंपिक होस्ट करने की बात की है उन्होंने। आप ये बहुत बड़ी, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का आपने जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे, ये क्लियरली कहा गया। बीजेपी के 2019 के 3 बड़े मैंडेट, विमेन रिजर्वेशन बिल, फिर CA/NRC और 370, ये तीनों पूरे हुए। और अभी इस बार के 3 बड़े, ट्रिपल तलाक, और इस बार के 3 बड़े मैंडेट जो अभी आए हैं वो है नंबर 1 वन नेशन वन इलेक्शन, नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और नंबर 3 ओलंपिक होस्ट करने की जो बात की है, ये बड़ी बात है। निशांत, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी जिस तरह से युद्ध की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतवर्ष में एक मजबूत सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो, कड़े और बड़े फैसले लेने वाली सरकार हो। यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा है 4 जून के बाद हम सख्ती से अपने जो फैसले हैं वो उसको लागू करना शुरू कर देंगे। पहला रिएक्शन सबसे पहले समीर सर आपका। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा पत्र के बारे में जिक्र किया, 140 करोड़ लोगों के लिए सब कुछ योजनाएं शामिल है। देश का हर वर्ग शामिल है, हर युवा शामिल है, हर महिला शामिल है। ये जो 3 फैक्टर है, इन पर आप क्या कहेंगे? ये जो 3 फैक्टर है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण रहा है उनका ये कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, जो कहा है। ओलंपिक की उन्होंने बड़ी घोषणा करी है। 70 साल के ऊपर के युवाओं के, बुजुर्गों के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि वो आयुष्मान योजना, लोन बढ़ा दिया, मुद्रा लोन बढ़ा दिया। हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य की योजना, फ्री में इलाज मिलेगा, वो एक बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की, कि देश का हर वर्ग का हर युवा 5 लाख तक के व्यक्ति जो हेल्थ का चेकअप होगा वो फ्री है। मुझे लगता है एक बड़ी घोषणा है हेल्थ को। बिल्कुल। जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद, राम मंदिर बनाए जाने के बाद और उत्तराखंड में UCC लागू करने के बाद, पूरे देश में UCC लागू करने के बाद? देखिए समीर, मोदी जी सपनों के बहुत बड़े सौदागर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा यह है, घोषणा पत्र में 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक होती हैं जो भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की होती है, दूसरा होती है जन कल्याण की। तो जो इनके पुराने से पुराने मुद्दे रहे हैं, 370 को हटाना है, कॉमन सिविल कोड, तो अब तो कॉमन सिविल कोड का नाम भी बदल दिया इन्होंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड नया शब्द दे दिया है। इसके पहले 3 तलाक था, या राम मंदिर का मामला है, ये सारे इस पर तो उन्होंने काम किया। लेकिन मैं चाहता था कि मोदी जी अगर 2014 और 2019 के संकल्प पत्र को सामने रख करके बताते कि जो 19 में उन्होंने 75 संकल्प जारी किए थे, उसमें पहला संकल्प क्या था? किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज किसान सड़क पे आ रहा है, उस पर आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, उसका क्या हुआ? आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, कितना काला धन आया, वापस आया, ये बता देते आप। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बता देते आप। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर किया हमने। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कंट्राडिक्शंस है कि आपने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया और 80 करोड़ लोग 2 जून के भोजन के लिए सरकार पे मोहताज हैं। मतलब उनके पास इतनी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। और गरीबों को लेकर एक और बड़ी बात कही गई है। जेपी नड्डा जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अत्यधिक गरीब जो हैं देश में, उनकी संख्या 1% से भी कम रह गई। हाँ, इसके बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को सरकारी 5 किलो राशन पे मोहताज होना पड़े, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई है, तीसरी होने जा रही है। हमारा GDP है उसका 1.5 गुना हम विदेशी कर्जों से दबे हुए हैं, ये नहीं बता रहे हैं आप। हमारा रुपया जो है आज 83-84 रुपए में $1 बिक रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। मतलब आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं 2019 से, लेकिन अब मैं सीधे आऊंगा, जन कल्याण की बातें जो है उस पे कहीं नहीं कमिटमेंट कोई नहीं दिखाई अभी सर वो देखिए फाइन प्रिंट अभी बाहर आना बाकी है, जो घोषणाएं हुए उसके आधार पर हम बात करें। अवधेश जी, अगर इस मैनिफेस्टो के अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है उसके हाइलाइट्स की बात, क्योंकि मैनिफेस्टो एक तरीके से विजन स्टेटमेंट भी होता है और एक तरीके से
लोकसभा का जो वोटर होता है उसके बीच में एक मास अपील का एक तरीके से ब्रोशर भी होता है कि हम ये करने जा रहे हैं इसलिए आप हमें वोट दें। उस आधार पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया था। उसके बाद देश की सारी पार्टियां अपना अलग अलग तरीके से नाम दे रही हैं। कांग्रेस ने अपना नाम दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम दिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। अगर आप गहराई से थोड़ा भी तटस्थ होकर विचार करेंगे या निष्पक्ष होकर, तो ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जैसा कि राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष ने कहा, पूरे विश्व के लिए एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, केवल भारत के लिए नहीं है। एक व्यापक विजन है और उस विजन को पूरा करने का संकल्प है और उसमें एक आत्मविश्वास है। सर, इसके 5 हाइलाइट्स अगर आप इस विजन स्टेटमेंट देखिए, इसके हाईलाइट जैसे इन्होंने 10 देश के लोगों को 10 वर्गों में बांटा है और सबके लिए अलग अलग बताए हैं। विकास के बिंदुओं को 14 भागों में बांटा है। तो वो सब जब आप देखते हैं कि 10 हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स है कि देश में रेहड़ी पटरी वाले वो कैसे खड़े होंगे, किसानों के बारे में आप देख रहे हैं कैसे खड़े होंगे, जो सब्जियां उत्पादित होंगी उनके लिए हमको आगे क्या करना है, नई पीढ़ी के लिए किस ढंग से आप स्टार्टअप के साथ आगे जा रहे हैं, रेलवे का किस ढंग से हम विकास कर रहे हैं, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है। मैं समझता हूं कि 10 साल के शासन के अनुभव के बाद जो एक संपूर्ण कल्पना है भारत को कि विश्व का सिरमौर देश बनाना है, उसमें भारत के सभी लोगों का योगदान हो जी। और सभी समझे कि केवल देश नहीं विकसित हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं। इतना मैं समझता हूं, इतना समग्र, संतुलित, समन्वय से भरा हुआ इस प्रकार का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र एक प्रकार से एजेंडा है। अगर इस एजेंडे पर काम हो तो भारत के सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, समाज के सभी उम्र ठीक है। राजेश जोशी जी, दुनिया का सिरमौर देश बनेगा। ठीक है। एक लाइन मैं और कहना चाह रहा हूं, देखिए जल्दी से सर। पूरे भाषण में कॉमन सिविल कोड एक लाइन आया है। हाँ। एक पंक्ति में उन्होंने कहा है, लेकिन कहा है कि हम विकास के साथ विरासत की ओर बढ़ेंगे। भारत की पहचान के साथ ही इसको विकसित बनाना है, तभी भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सके। ठीक है। राजेश जोशी जी, जल्दी से, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले लाभार्थियों को भी आज खास तौर पर बुलाया गया। क्या आप मानते हैं कि ये आज के मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह था? और न्याय वर्सेस ज्ञान की तुलना कैसे करेंगे आप? कांग्रेस का न्याय, बीजेपी का ज्ञान। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने एक बार कहा था कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र का पहला पन्ना फाड़ दीजिए, कवर पेज फाड़ दीजिए, सब एक जैसा होता है। यानी उनका कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम जन कल्याण नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े फैसले होने हैं, जिनके बारे में मोदी ने इस घोषणा पत्र जारी होने से पहले कहा था कि अगले टर्म में हम बड़े फैसले करेंगे, इशारा दिया था, उनका इस घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। 2036 में होगा, ये भविष्य पुराण की तरह से, एक तरह से हर पार्टी का घोषणा पत्र होता है, ये भी भविष्य पुराण है। लेकिन जो पास में हो गया है उसकी तुलना होना बहुत जरूरी है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, महाराष्ट्र के किसान, मौसम्बी सूख चुकी है, पानी नहीं है, वो कह रहे हैं 2011 में मौसम्बी को उनके जो कीमत मिलती थी, आज 2024 में भी वही कीमत है। कहां गई? डबल हो गई जो इनकम है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। संविधान के बारे में बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। इस बारे में, संविधान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया खुद अंबेडकर नहीं इसको कर सकते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, कर्नाटक में जो उनकी सरकार थी, ईश्वरप्पा उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा तिरंगे झंडे को हम बदल देंगे, भगवा झंडा भारत का राष्ट्रीय झंडा होगा। उनके उन सारे स्टेटमेंट्स को लेकर जो विवाद हुआ, ऑपोजिशन की तरफ से जो मुद्दा इसे बनाया गया राजेश जी, कि भाई ये अगर तीसरी बार सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, आपको लगता है कि आज मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर भी संकेतों के जरिए ही सही, लेकिन उसका जवाब भी दिया गया है? देखिए, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। लेकिन संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं। हाँ। और वो संशोधन के जरिए अभी संविधान का क्या शेप होगा उसके बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय कह चुके हैं स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके अपने पार्टी के लोग कह चुके हैं कि यह संविधान बदलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के KS सुदर्शन ने पहले कहा कि यह संविधान पश्चिमी मूल्यों का संविधान है, इसको हटाया जाना चाहिए। धीरे धीरे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जब हुआ था, कभी भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, समय किसी ने ये नहीं, जी समय की कमी है। क्विक रिएक्शन में और लेना चाहूंगा, उसके बाद यहां पर जयशंकर जी,
अब जरा अभी तो इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि अभी हम सभी लोगों के हाथ में मैनिफेस्टो नहीं आया है, हालांकि वो लकी वंस हैं जिनको मंच पर बुलाकर मैनिफेस्टो दिया गया। लेकिन अगर आप ऊपरी सतही तौर पर देखें तो एक न्याय पत्र कांग्रेस ने निकाला और एक बीजेपी का संकल्प पत्र। सवाल खड़ा यह होता है कि वहां पर इकोनॉमिक रियलिटी से वो चीजें काफी दूर थी और यहां पर बीजेपी के पुराने प्रॉमिसेस जो हैं उन पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका टेक इस पर क्या है? नहीं निशांत, उस दिन भी मैंने कहा था जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था कि देखिए कांग्रेस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रहते हैं। उसके बाद तो लोग उसको कहीं कूड़े घर में डाल देते हैं, किसी को याद भी नहीं रहता है।